आशोबें वाड़खानी बहारान करीमाएं बोलान मक्कुरान में सिस्तान करीमाएं नुमाती प्रोग्राम में सेमी स्पीकर प्रोग्राम को दस्तबंदी का नाम थैंक यू बेटे स्टेज सर। दोस्तों, साथियों, यहाँ पर जो साहिबा बैठी हैं, इनसे हम सीखते रहे। विंगर्स के इंटरव्यूज़ से हमने सीखा है, उस्ताद से हम सीखते रहे हैं। हर प्रोग्राम में, हर मुजाहरे में, हर मार्च में जहाँ उस्ताद से मुलाकात होती, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर जो है वो सिखाते। इसी तरह से ख्वाजा वहाब बलोच हमारे सीनियर भी हैं, असातिज़ा में से भी हैं। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए गुफ्तगू करना, और ख़ास कर इसलिए भी कि करीमा मेरे लिए एक तंजीम का नाम था। हमारा जिस वक्त मुलाकात हमारी हुई तो उस वक्त वो मुलाकात खुर्रम की और करीमा की मुलाकात नहीं थी। वो मुलाकात BSO आज़ाद की और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की मुलाकात थी। वो मुलाकात कौमी आज़ादी की जिद्दोजहद की और इश्तराकी तहरीक की मुलाकात थी। और जिन हालात में वो मुलाकात हुई थी, मैं इतना ताकतवर इंसान नहीं हूँ, कमज़ोर दिल का इंसान। उससे कुछ अरसे पहले तक मेरी जो थोड़ी बहुत बातचीत थी वो कॉमरेड जाहिद बलोच के साथ होती थी, और मुझे यूँ लगता था उस वक्त के कॉमरेड जाहिद के बाद BSO की जो नज़रियाती उठान है, जो उसकी नज़रियाती फ़िक्र है, शायद वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पे दर पे BSO आज़ाद के आइडियोलॉग्स, BSO आज़ाद की क़यादत को बेदर्दी से उठाया जा रहा था, या मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा था। और उस वक्त लगता था कि जैसे रियासत पिन पॉइंट करके और जितने जहन हैं बलूचिस्तान में उनको ख़त्म करती चली जा रही है, और एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल सामने आ रही थी। और कॉमरेड जाहिद के बाद बानो करीमा समेत जितने भी साथी थे, वो जिसे आप कहते हैं प्री मैच्योर लीडरशिप के रोल में आए थे। वो ट्रेनिंग का मरहला जो एक कार्डर को चाहिए होता है, जो उसके लिए ज़रूरी होता है, वो उनसे छीन लिया गया था। ये वो हालात थे कि जिस वक्त बानो करीमा ने न सिर्फ BSO आज़ाद की बल्कि बलूचिस्तान के तमाम तलबा की क़यादत को संभाला है। और आप मुझसे बेहतर अंदाज में जानते हैं कि जब ऐसे हालात होते हैं तो ना सिर्फ आपको बैरूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अंदरूनी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। तंजीम के अंदर भी एक स्ट्रगल जारी होती है, एक कन्फ्यूजन होती है जिसको ख़त्म करना होता है, उसको वहाँ से बाहर निकालना होता है। और दूसरी तरफ तंजीम के बाहर जो आपका दुश्मन है उसके सामने भी खड़ा होना पड़ता है। और ऐसे मरहले में
जिस वक्त ये लग रहा था कि कॉमरेड जाहिद की गुमशुदगी के बाद बीएसओ शायद पसपाई का शिकार होगी, उस वक्त कराची के अंदर आकर, और उस वक्त कराची की ये सूरत हाल नहीं थी, उस वक्त बहुत कम दोस्त पाए जाते थे कराची के अंदर। उस वक्त बहुत सारी तंजीमें नहीं थीं जो बीएसओ आज़ाद का हाथ थामने के लिए तैयार हों, ना उस तरह की ताल्लुकात थे कि आपको पता हो किस तरह से कराची के अंदर आपने काम करना है, कैसे जो है वो कैंप लगाना है, कैसे जो है वो चीज़ों को संभालना है। तो उन मुश्किल हालात के अंदर ये फ़ैसला लेना कि हम हंगर स्ट्राइक का कैंप लगाएंगे और उस कैंप के ज़रिए फिर दोबारा से चीज़ों को ज़िंदा करना, उसके अंदर एक जान पैदा करना, रिवाइव करना, ये आज शायद हमारे लिए बैठकर समझना, कहना, उस पर बात करना बड़ा आसान हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये कोई आसान काम नहीं था। उस वक्त लेफ्ट की तंजीमों को उस कैंप तक लाना भी एक मुश्किल काम था। ह्यूमन राइट्स की और दीगर तंजीमों की तो आप बात बहुत दूर की बात है। आज जो सूरत हाल है, आज फिर भी बहुत सारी तंजीमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लेफ़्ट की तंजीमों को लाना भी एक मुश्किल काम होता था, बावजूद इसके कि उसके कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले जो है वो मामा कदीर का लॉन्ग मार्च जो है वो कंप्लीट हुआ था। लेकिन बीएसओ आज़ाद के ऊपर जो है वो का जब नाम आता था तो लोग डर जाते थे, खौफज़दा हो जाते थे और चीज़ों का शिकार हो जाते थे। तो बाहर मेरे लिए जो सबसे कमाल की चीज़ थी वो ये कि मुझे ये पता चला कि इतना बड़ा लीडर कोई हमसे आपसे मुख्तलिफ नहीं होता। उसकी भी आंखों में आंसू आते हैं, उसके भी जज्बात होते हैं, वो भी आपकी तरह एहसासात रखता है, वो भी तकलीफ़ का शिकार होता है, उसको भी मायूसी लपेट में लेती है। लेकिन कमाल उसका ये होता है कि वो इन तमाम मुश्किल सिचुएशंस के बावजूद राइज करता है, वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद आगे बढ़ता है। जिस वक्त लतीफ़ जौहर की हालत बिल्कुल ख़राब थी तो करीमा की आंखों से आंसू भी निकले, लेकिन करीमा ने साथ में ये भी कहा कि ये हंगर स्ट्राइक बंद नहीं हो सकती। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि करीमा एक शख्स का नाम नहीं है, जैसे कि विंगस ने भी बात की कि करीमा एक नज़रिए का नाम है, और सिर्फ नज़रिए का नाम भी नहीं, बल्कि तारीख़ में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जहाँ पर स्ट्रगल्स कन्वर्ज कर जाती हैं, सिंथेसाइज करती हैं। जब आप इनकलाब की बात करते हैं तो वो जिद्दोजहद जो एक अरसे से जारी हुई भी होती है, उसके मुख्तलिफ पहलू आकर उस पॉइंट के ऊपर सिंथेसाइज करते हैं तो आप कहते हैं इनकलाब हो गया। इसी तरीके से बानो करीमा वो पॉइंट था कि जहाँ पर अभी मेरी थोड़ी देर पहले उस्ताद टालपुर साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 70 साल की स्ट्रगल आके उस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है जिसका नाम बानो करीमा है, और फिर वहाँ से एक डाइवर्जेंस होती है, और वो डाइवर्जेंस है जो आपको ख़वातीन के इस इनकलाब की सूरत में नज़र आ रही है, जिसने आज इस्लामाबाद को हिला के रखा हुआ है। मुझे याद है मिराज मोहम्मद ख़ान साहब से मेरी एक दफ़ा गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि
आप लोगों ने हसन नासिर शहीद का बदला नहीं लिया। तो मेराज साहब का कहना यह था कि 68-69 की जो मूवमेंट थी वो हसन नासिर शहीद का बदला भी था और हसन नासिर शहीद की बदौलत भी थी। आज की ये मार्च बानो करीमा की बदौलत भी है, बानो करीमा का बदला भी। और एक और बात, जो बाज़ औक़ात आप कितना भी पढ़ लें आपको कुछ समझ नहीं आती, उसको समझाने के लिए आपको अमल चाहिए होता। तो हम किताबों में पढ़ते आए कि एक कॉलोनियल रियासत में दो तरह की स्ट्रगल्स बैक वक्त ज़रूरी होती। एक वो स्ट्रगल है जो उस जबान में बात करती है जिस जबान में रियासत बात करती है, और वो डिसाइसिव रोल अदा कर रही होती है। लेकिन वो स्ट्रगल मरहूने मिन्नत होती है एक और स्ट्रगल के जो उस जबान में बात कर रही होती है जिस जबान में अवाम बात कर रही होती है। यानी अगर आपको एक लंबी वायलेंट स्ट्रगल करनी है तो उसके साथ साथ आपके पास ऐसे फ्रंट्स ज़रूरी होने चाहिए कि जो अवाम में पेवस्त हो। और जो स्ट्रगल आप फ्रंट्स के ज़रिए करते हैं वो स्ट्रगल बाज़ औक़ात ज़्यादा मुश्किल होती है बनस्बत उस वायलेंट स्ट्रगल के जो कि दूसरे अंदाज में हो रही होती है। क्योंकि जब आप उस लंबी, जिसे हम लंबी अवामी जंग कहते हैं या तवीलुल मुद्दत अवामी जंग कहते हैं, आप जब उस तवीलुल मुद्दत अवामी जंग में होते हैं तो आप डिफेंस के साथ अटैक भी करते हैं। लेकिन जब अब आप अवामी फ्रंट्स में काम करते हैं तो उन अवामी फ्रंट्स में आप सिर्फ अपने बदन को सामने रखकर जाते हैं कि आपने जान देनी है, दूसरा आपके पास कोई और तरीक़ाकार नहीं होता। वो जान देना आपका हथियार होता है। वहीं से वो स्ट्रगल जो है वो चलती। इस स्ट्रगल को करना ये आसान काम नहीं है, ये कहना आसान है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए, कुछ लोग होते हैं जो तहरीकों के दौरान आते हैं और तहरीकों के दौरान चलते हैं और जिनको तहरीकें एक रोशन चेहरा दिखा रही होती हैं और जब तहरीकें बैठती हैं तो वो लोग भी उसके साथ बैठ जाते हैं, या वक्ती तौर पर वो चलते हैं उसके बाद जो है वो थम जाते हैं, या वो ये समझते हैं कि मंजिल जो है वो बहुत करीब है, चलो उसके लिए जो है वो स्ट्रगल करते हैं। सबसे मुश्किल स्ट्रगल उस शख्स के लिए है जो ये जानते बूझते स्ट्रगल कर रहा हो कि ये बड़ी तवीलुल मुद्दत स्ट्रगल है, लेकिन मैं ये करूँगा और ये स्ट्रगल मैं जीतूँगा और ये मैंने जीतनी है। करीमा की स्ट्रगल ये जानते बूझते स्ट्रगल थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में मैं इसका फल ना देखूं, शायद इस स्ट्रगल में बहुत तवील अरसा लगे। वो क्लियर थी इस चीज़ में, वो किसी ख्वाब में नहीं थी कि 10 साल में इनकलाब आ जाएगा या 10 साल में आज़ादी मिल जाएगी।
उसने ये रास्ता ये जानते बूझते इख्तियार किया था कि मेरी आने वाली नस्लें आज़ादी देखेंगी, लेकिन हाँ, मैं उस आज़ादी के लिए लड़ूंगी, मैं उस आज़ादी के लिए लड़ती रहूंगी। इस वक्त इस मार्च से ज़्यादा कामयाब मार्च कोई नहीं है कि जिसने इस्लामाबाद पहुंचने से पहले अपना मकसद हासिल कर लिया और पूरी दुनिया को ये बता दिया, पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये रियासत किसी जमहूर को नहीं मानती, किसी इखलाक को नहीं मानती, किसी ज़ाब्ते को नहीं मानती, किसी अमन को नहीं मानती। ये सिर्फ एक चीज़ को मानती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी हमारे पास है और लाठी हम रखेंगे और हम लाठी की ज़बान में बात करेंगे, इसके अलावा हम किसी तरीके से बात नहीं करेंगे। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। ह्यूमन राइट्स उसके हैं जिसके पास उसकी चाबी है। वो डिसाइड करते हैं कौन सा राइट ह्यूमन राइट है और कौन सा राइट टेररिज्म है। वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह की जमहूरियत होगी और कौन सी जमहूरियत होगी। देखिए, कोई भी बात, कोई भी नजरिया, कोई भी किताब अनबायस्ड नहीं होती, कोई भी तंजीम अनबायस्ड नहीं होती। वो या तो एक के फेवर में या दूसरे के फेवर में। और जो भी ये बात कर रहा है कि मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, मैं सबके फेवर में हूं, उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। इसलिए और इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसको बात करनी चाहिए वो उसको करनी चाहिए जो 70 साल से हर वाक़े के ऊपर सामने आ जाते हैं कि बलोच हथियार क्यों नहीं डाल देते और बलोच जो हैं वो पुरअमन जिद्दोजहद क्यों नहीं करते। अब बात करो आप रियासत से। आपने लोगों को मिसिंग किया, मिसिंग करने वालों को मिसिंग किया, उनके लिए मार्च निकालने वालों को आप जेलों में भर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या पुरअमन जिद्दोजहद होती है भाई। इसके बाद तो सारे, उसके साथ क्या किया आपने मंजूर पश्तीन के साथ। मंजूर पश्तीन के तो हर जुमले में जो है वो ये होता है कि पुरअमन जिद्दोजहद, पुरअमन जिद्दोजहद, पुरअमन जिद्दोजहद। आपने क्या किया उसके साथ? और कहाँ हैं वो लोग जो बलोच तंजीमों को टेररिस्ट कह रहे होते हैं? वो क्यों नहीं कह रहे कि ये रियासती तशद्दुद है? वो क्यों नहीं खड़े हो रहे इस वक्त? और अगर आप नहीं खड़े हो सकते, अगर आप नहीं बात कर सकते, तो खुदारा खामोश रहो, खुदारा खामोश रहो। यह कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो मजलूम के पीछे पड़े रहो कि तुम दहशतगर्द हो और जालिम के तलवे चाटते रहो। ये उनको भी बेनकाब करने का वक्त है, ये उनके खिलाफ भी बात करने का वक्त है। हर वो शख्स जो ये समझता है कि एक कॉलोनियल रियासत के अंदर आप सिर्फ पुरअमन जिद्दोजहद से कुछ हासिल कर सकते हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। बहरहाल, लेकिन हाँ, किसी भी तरह की जिद्दोजहद के लिए जो सबसे अहम बात है वो बात यह है कि किस तरह से आप अपने पैगाम को पहुंचाते हैं। और जिस अंदाज में बानो करीमा ने पैगाम को पहुंचाया, ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर बल्कि बलूचिस्तान के बाहर, जिस तरह से उन्होंने हमारी जैसी लेफ़्ट की ऑर्गेनाइजेशंस को क्लैरिटी फराहम की, जिस तरह से बलूचिस्तान के मसले को हमारे सामने आकर बयान किया, आज उसकी बदौलत बहुत सारे लोग
बलूचिस्तान को एक क्लियर अंदाज में देखने के काबिल हुए। इसी तरीके से कनाडा जाकर जिस तरह से बलूचिस्तान का मुकदमा बानो करीमा लड़ती रहीं, उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों तक बलूचिस्तान की बात पहुंची। यही वजह है कि जब बानो करीमा की बॉडी को कराची लाया गया तो वो बॉडी लोगों के हवाले नहीं की गई। वो ये समझ रहे थे कि वो खामोशी से उस बॉडी को बलूचिस्तान ले जाएंगे और जो है वो उसके शहर में दफन कर देंगे तो मामला हल हो जाएगा। लियारी में जहाँ पर नमाज जनाजा होनी थी, उस ग्राउंड के बाहर मोबाइल वैनों को खड़ा करके उनको बंद कर दिया गया। मगर फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हर चौक पे गायबाना नमाज जनाजा हुआ। फिर क्या हुआ? लोग काफिलों की सूरत में करीमा को आखिरी सलाम देने के लिए पहुंचे। फिर क्या हुआ कि करीमा के नज़रिए से इतनी करीमाएं पैदा हो गईं कि आज आपके पास जेलें कम पड़ गई हैं उन करीमाओं को बंद करने के लिए। करीमा वो ख्याल है जो आसेब बन के आपके पीछे पड़ चुकी है। अब आप चाहे कुछ भी कर लें, आप करीमा से जान नहीं छुड़ा सकते। करीमा अपनी आज़ादी लेने के लिए मरी थी, वो आज़ादी लेने तक आपका पीछा करती रहेगी। वो अपना हक लेकर रहेगी, वो अपनी आज़ादी लेकर रहेगी, तो उसे रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। आज का ये मार्च बानो करीमा की बदौलत भी है और बानो करीमा का बदला भी। मिन्नतवार।